प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे नागरिकता के सिद्धांत के बारे में। क्या? नागरिकता के सिद्धांत। नागरिकता के सिद्धांत के संदर्भ में आज हम केवल एक सिद्धांत लेंगे, नागरिकता का उदारवादी सिद्धांत। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, नागरिकता के सिद्धांत की जैसी चर्चा की जाती है तो यह बात आपको सबसे पहले ध्यान में रखनी है कि वास्तव में नागरिकता का क्या आधार है, इसका क्या विचार क्षेत्र है। इन दोनों ही बातों को ध्यान में रखते हुए विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए हैं और उन विचारों की अभिव्यक्ति मुख्यतया 5 सिद्धांतों के रूप में होती है, जिसमें से पहला सिद्धांत होगा नागरिकता का उदारवादी सिद्धांत, जिसकी चर्चा हम आज करेंगे। दूसरा सिद्धांत होगा स्वेच्छा तंत्रवादी सिद्धांत, आप नोट कर सकते हैं। दूसरा सिद्धांत कौन सा है? नागरिकता का स्वेच्छा तंत्रवादी सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है समुदायवादी सिद्धांत। चौथा सिद्धांत है बहुलवादी सिद्धांत और पांचवा सिद्धांत है मार्क्सवादी सिद्धांत। इन पांचों सिद्धांतों के ऊपर ही हम अलग से प्रत्येक एक सिद्धांत के ऊपर एक लेक्चर तैयार करेंगे। तो आज मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, केवल हम नागरिकता का उदारवादी सिद्धांत लेंगे। अब इसके संदर्भ में चाहे किसी भी रूप में कैसा ही प्रश्न पूछा जाए, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हों, कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हों, इसी के साथ में स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हों, या राजनीति विज्ञान से संबंधित कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा क्यों ना हो, बशर्ते कि आपके सिलेबस के अंतर्गत नागरिकता के सिद्धांत हैं, तो मैं विश्वास से कह रहा हूँ आप जिस रूप में मैं ये टॉपिक्स आपको समझाता हूँ उस रूप में समझ जाइएगा। कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं हो सकता, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तो सर्वप्रथम मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिदिन जो हम एक लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस, नागरिकता का उदारवादी सिद्धांत लेंगे। भाई, इस सिद्धांत को समझें उससे पहले 2 शब्दों का अर्थ समझना जरूरी है। एक तो नागरिकता और एक नागरिक। जब तक इन दोनों का अर्थ स्पष्ट नहीं होगा आप ये सिद्धांत नहीं समझ पाएंगे। वैसे मैंने नागरिकता किसे कहते हैं इसके ऊपर अलग से वीडियो अपलोड कर दी है, परंतु चूंकि इसको हम तभी समझ पाएंगे जब सबसे पहली बात स्पष्ट हो जाए कि भाई नागरिकता कहते ही किसे हैं। तो ध्यान दें मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, नागरिकता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति किसी राजनीतिक समुदाय का पूर्ण और उत्तरदायी सदस्य बन जाता है और वह सार्वजनिक रूप में या सार्वजनिक जीवन में भाग लेता है। फिर से दोहरा रहा हूँ, आप नोट कीजिएगा। नागरिकता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति किसी राजनीतिक समुदाय का पूर्ण और उत्तरदायी सदस्य बन जाता है और वह सार्वजनिक जीवन में भाग लेता है। यह तो होती है नागरिकता। और नागरिक किसे कहते हैं? नागरिक वास्तव में एक ऐसा व्यक्ति होता है, नागरिक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो राज्य के प्रति निष्ठा रखता है और राज्य बदले में उस व्यक्ति को संरक्षण देता है, मतलब उसकी रक्षा करता है। तो ये हो गया नागरिक और नागरिकता। अब चूंकि आज हमें तो केवल नागरिकता का जो उदारवादी सिद्धांत है इसको समझना है, तो मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा। मैं सबसे पहले इस सिद्धांत की पृष्ठभूमि तैयार कर रहा हूँ, उसके बाद में एक एक बिंदु को मैं ठीक से समझाऊंगा। ध्यान दें, वास्तव में नागरिकता का जो उदारवादी सिद्धांत है भाई, वह नागरिकता की बुनियाद नागरिक अधिकारों को मानता है। किसको मानता है? नागरिक अधिकारों को मानता है। इस सिद्धांत के जो मुख्य प्रवर्तक हैं वो टी.एच. मार्शल हैं। इसी के साथ में नागरिकता का उदारवादी सिद्धांत वास्तव में नागरिकता के विचार को
एक विकासशील अवधारणा मानता है। अर्थात ये सिद्धांत ये कहता है कि भाई वास्तविक रूप में यहाँ नागरिकता का धीरे धीरे अधिकारों के आधार पर विकास होता है। सबसे पहले व्यक्ति को नागरिक अधिकार दिए जाते हैं, उसके बाद में राजनीतिक अधिकार दिए जाते हैं और उसके बाद में सामाजिक अधिकार दिए जाते हैं। और सामाजिक अधिकार जैसे ही व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, नागरिकता का जो विचार है वह पूर्ण रूप में विकसित हो जाता है। क्या कर रहा हूँ मैं? नागरिकता का विचार पूर्ण रूप में विकसित हो जाता है। यह इसकी पृष्ठभूमि के रूप में महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बताई हैं। इसके बाद में इससे संबंधित जितनी भी बातें हैं वो सब मैंने आपके लिए नोट कर दी हैं। आप इसे नोट कीजिएगा। और जैसा कि कुछ विद्यार्थी मुझे कहते हैं कि सर आप 1 सेकंड के लिए एक तरफ हो जाया करें जिससे कि हम इसका स्क्रीनशॉट ले सकें, तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं एक तरफ हो रहा हूँ। यस स्टूडेंट्स, लीजिएगा स्क्रीनशॉट और आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच। अब हम इसको समझते हैं क्रमबद्ध रूप में। सबसे पहले नोट कीजिएगा, नागरिकता के उपयुक्त आधार और विचार क्षेत्र के बारे में अनेक सिद्धांत दिए गए। मतलब जो नागरिकता के सिद्धांत है ना भाई, वास्तव में 2 बातों को विशेष रूप में लेते हैं कि भाई नागरिकता का उपयुक्त आधार क्या है। ये 5 सिद्धांत अलग अलग आधार बताएंगे और इसका विचार क्षेत्र क्या है, नागरिकता का विचार क्षेत्र क्या है। मतलब वास्तव में नागरिकता का जो विचार है इसका विकास किस रूप में हुआ है, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं और ये उत्तर अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग रूप में दिए गए हैं। और इसी आधार पर वास्तविक रूप में नागरिकता के 5 सिद्धांत मुख्य रूप में उभर कर सामने आते हैं। मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ इन 5 के नाम। पहला है नागरिकता का उदारवादी सिद्धांत। यस, नोट कीजिएगा, नागरिकता का उदारवादी सिद्धांत, स्वेच्छा तंत्रवादी सिद्धांत, बहुलवादी सिद्धांत, बहुलवादी सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत, समुदायवादी सिद्धांत। क्लियर हो गया? चलिए, अब जिसमें से हम केवल एक सिद्धांत ले रहे हैं आज, नागरिकता को उदारवादी सिद्धांत। मैंने यहाँ जो 5 नोट किया इसका मतलब ये है कि नागरिकता के 5 सिद्धांत ही मुख्य हैं जो कि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिएगा, मैंने यहाँ नंबर 1 नोट किया, इसका मतलब ये है कि नागरिकता के 5 सिद्धांतों में से आज हम केवल एक सिद्धांत, पहला सिद्धांत ले रहे हैं, नागरिकता का उदारवादी सिद्धांत। अब मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया है, आप इस डायग्राम के माध्यम से ये सारी बातें इजीली समझ सकते हैं। कैसे? मैंने यहाँ नोट किया है व्यक्ति, यहाँ नोट किया है राज्य, या इसको जो है राजनीतिक समुदाय भी कह सकते हैं, राजनीतिक समुदाय। ठीक है भाई? अच्छा, अब यहाँ वास्तव में जो नागरिकता का उदारवादी सिद्धांत है वह क्या कहता है, मैंने यहाँ नोट किया, नागरिकता की बुनियाद नागरिक अधिकार को मानता है। मतलब नागरिकता का उदारवादी सिद्धांत नागरिकता की जो बुनियाद है वह है नागरिक अधिकार को मानता है। किसको मानता है? नागरिक अधिकार को मानता है। और नागरिक अधिकार जब प्राप्त होते हैं मनुष्य को, या जब व्यक्तियों को नागरिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं, तो उससे वास्तविक रूप में समानता और सामाजिक न्याय की स्थापना होती है। मैंने यहाँ नोट किया समानता और सामाजिक, ये शॉर्ट में लिखा मैंने सामाजिक न्याय, समानता और सामाजिक न्याय की स्थापना होती है। किसके आधार पर? नागरिक अधिकार के आधार पर। इसके बाद में यह भी बात आपको ध्यान में रखनी है कि वास्तविक रूप में नागरिकता का उदारवादी सिद्धांत ये कहता है कि सबसे पहले वास्तविक रूप में जब नागरिकता के विचार का विकास होता है तो वहाँ अर्थात राज्य में, राजनीतिक समुदाय में मनुष्यों को, व्यक्तियों को सबसे पहले नागरिक अधिकार दिए जाते हैं। जैसे कानून के समक्ष समानता, अर्थात विधि की दृष्टि में सभी समान होंगे। फिर चाहे कोई अल्पसंख्यक वर्ग हो, बहुसंख्यक वर्ग हो, किसी भी रूप में जाति धर्म भाषा क्षेत्र इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। चाहे कोई व्यक्ति अमीर हो गरीब हो, मतलब संपत्ति को भी आधार नहीं बनाया जाएगा। विधि की दृष्टि में सभी समान होंगे। अर्थात नागरिक अधिकार के आधार पर ही वहाँ अर्थात
जिस भी देश के अंतर्गत पहले नागरिक अधिकार प्रदान किए जाएंगे, जैसे कि ब्रिटेन के अंतर्गत सबसे पहले 18वीं शताब्दी के अंतर्गत वास्तविक रूप में लोगों को नागरिक अधिकार प्रदान किए गए थे। जैसा कि मैंने नागरिकता के ऐतिहासिक विकास के बारे में अलग से एक वीडियो अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो नागरिकता का अधिकार नागरिकता की बुनियाद है, और जैसे ही नागरिक अधिकार दिए जाते हैं तो इसके आधार पर समानता और सामाजिक न्याय की स्थापना होती है। यहाँ मैंने व्यक्ति और राज्य इसलिए नोट किया कि वास्तविक रूप में जब एक व्यक्ति किसी राजनीतिक समुदाय का पूर्ण सदस्य बन जाता है, क्या, जब एक व्यक्ति राजनीतिक समुदाय का पूर्ण सदस्य बन जाता है और इसके प्रति उत्तरदायी होता है और इसी के साथ में यह सार्वजनिक जीवन में भाग लेता है, तो इसका मतलब उसे नागरिकता प्राप्त हो गई है। और नागरिकता प्राप्त हो गई है तो इसका मतलब ये है कि वास्तविक रूप में नागरिकता के विचार का जब विकास होता है तो सबसे पहले वहाँ पर जो है लोगों को नागरिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। जैसे मैं कहना चाहूँगा कि कानून का समान संरक्षण होगा, विधि की दृष्टि में सभी समान होंगे, इसी के साथ में वहाँ स्वतंत्र रूप में व्यापार व्यवसाय करने की आज़ादी होगी, इसी के साथ में वहाँ संपत्ति रखने की आज़ादी होगी, इत्यादि विभिन्न प्रकार के अधिकार प्रदान किए जाते हैं, जिनकी चर्चा मैंने पिछले लेक्चर में कर दी है, यहाँ उनको दोहराने की कतई आवश्यकता नहीं है। तो ये इस सिद्धांत का जो मूल है ना वो यही है कि भाई नागरिकता का उदारवादी सिद्धांत ये कहता है, क्या कहता है कि नागरिकता की बुनियाद नागरिक अधिकार है, मतलब नागरिकता के विचार का जो विकास होता है उसका प्रारंभ नागरिक अधिकार से होता है। सबसे पहले व्यक्तियों को नागरिक अधिकार दिए जाते हैं, जैसे कानून के समक्ष समानता, मतलब विधि की दृष्टि में सभी समान होंगे, कानून का सभी को समान संरक्षण मिलेगा। फिर कह रहा हूं मैं कि वास्तविक रूप में यहाँ जब नागरिक अधिकार दिए जाते हैं तो फिर चाहे कोई अल्पसंख्यक वर्ग हो, बहुसंख्यक वर्ग हो, किसी भी आधार पर, मतलब जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, क्षेत्र इत्यादि के आधार पर किसी भी रूप में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को समान रूप में अधिकार दिए जाएंगे। कौन से? नागरिक अधिकार। यस। इसके बाद में अब मुख्य बात आगे बढ़ते हैं, क्या कि यह सिद्धांत अधिकारों के विकास में विश्वास करता है। कौन सा? नागरिकता का जो उदारवादी सिद्धांत है वह वास्तव में अधिकारों के विकास में विश्वास करता है। इसका मतलब ये है कि ये सिद्धांत, क्योंकि इसके मुख्य जो प्रवक्ता हैं वो कौन है? टी.एच. मार्शल है। टी.एच. मार्शल वास्तविक रूप में ये कहते हैं अपनी पुस्तक सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास, अर्थात नागरिकता और सामाजिक वर्ग के अंतर्गत, जो कि 1950 में लिखी गई है, इन्होंने स्पष्ट रूप में इस किताब में लिखा है, क्या लिखा है कि भाई अधिकारों का जो है धीरे धीरे क्रमबद्ध रूप में विकास होता है। जैसे टी.एच. मार्शल ने कहा है, ब्रिटेन का उदाहरण देते हुए, कि भाई ब्रिटेन के अंतर्गत 18वीं शताब्दी के अंतर्गत पहले नागरिक अधिकार दिए गए, 19वीं शताब्दी के अंतर्गत राजनीतिक अधिकार दिए गए और 20वीं शताब्दी के अंतर्गत सामाजिक अधिकार प्रदान किए गए। और जैसे सामाजिक अधिकार प्रदान किए गए तो वास्तविक रूप में ऐसी स्थिति में सामाजिक न्याय की स्थापना हो जाती है। बाकी इसकी चर्चा मुख्यतः मैं यहाँ करूँगा, मार्शल ने ब्रिटेन का उदाहरण देते हुए क्या बताया है। ठीक है, तो यहाँ ये सिद्धांत अधिकारों के विकास में विश्वास करता है कि भाई नागरिकता का जो विचार उसका क्रमबद्ध रूप में विकास होता है, मतलब सबसे पहले वहाँ लोगों को नागरिक अधिकार दिए जाते हैं, फिर राजनीतिक अधिकार दिए जाते हैं, फिर सामाजिक अधिकार दिए जाती है, 3 अधिकार प्रदान किए जाते हैं। और तीनों अधिकार जैसे ही प्रदान कर दिए जाते हैं तो उस देश के अंतर्गत नागरिकता का पूर्ण विकास हो जाता है, जैसा कि ब्रिटेन के अंतर्गत। यस। अब ये अधिकारों के विकास में विश्वास करता है, इस कारण अतः मैंने लिखा है, अतः इसे नागरिकता का विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। मतलब ये नागरिकता के संदर्भ में जब अधिकारों की बात आती है, अधिकारों के विकास में विश्वास करता है कि भाई अधिकारों का धीरे धीरे विकास होता है। जैसे पहले नागरिक अधिकार दिए जाएंगे, फिर राजनीतिक अधिकार दिए जाएंगे, उसके बाद में सामाजिक अधिकार दिए जाएंगे। ठीक है, आप इसको ठीक से समझने के लिए किस रूप में दिया गया है पिछली वीडियो देखिएगा। मैं सभी जो टॉपिक्स हैं उनको क्रमबद्ध रूप में लेता हूँ। अब इस सिद्धांत को दूसरा नाम क्या दिया गया? नागरिकता का विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अधिकारों के विकास में विश्वास करता है। अब यहाँ इसके ऊपर ही प्रश्न बन रहा है, इसके ऊपर ही प्रश्न बन रहा है, इनके ऊपर भी कितने ही प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में अगली बात लेते हैं, मुख्य प्रवक्ता। ध्यान देंगे, मतलब नागरिकता का जो उदारवादी सिद्धांत है इसका जो मुख्य प्रवक्ता है, मुख्य समर्थक है, मुख्य विद्वान है, वो कौन है? टी.एच. मार्शल है। एग्जाम पूछ लिया जाता है, टी.एच. मार्शल। जैसे आपसे पूछ लिया कि भी नागरिकता का उदारवादी सिद्धांत, इसका मुख्य प्रवक्ता कौन है, मुख्य समर्थक कौन है, मुख्य विद्वान कौन है, तो आपका आंसर होगा टी.एच. मार्शल। यस, इसके मुख्य प्रवक्ता हैं इस सिद्धांत के। कौन है? टी.एच. मार्शल। यस, नोट कीजिएगा। अब इनकी टी.एच. मार्शल की जो मुख्य पुस्तक है इसको भी नोट कीजिएगा, एग्जाम पूछा जाता है, सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास। मतलब
नागरिकता और सामाजिक वर्ग है। यस, कब लिखी गई है ये? 1950 में। अब इस किताब में वास्तव में क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ इसी से संबंधित ये बात आ जाएगी आगे, ये वाली, ठीक है। कैसे मैं बताऊंगा बाद में, पहले आप इसको समझें कि इस किताब के अंतर्गत वास्तव में टी.एच. मार्शल क्या लिख रहे हैं। ये जो मैंने यहाँ नोट किया है इसको नोट कीजिएगा, इससे संबंधित कितने प्रश्न बनते हैं। क्या लिखा है इन्होंने, किसमें, इस किताब के अंतर्गत, कि नागरिकता विभिन्न व्यक्तियों के लिए समान अधिकार, विभिन्न व्यक्तियों के लिए समान अधिकार। अब विभिन्न व्यक्तियों के लिए समान अधिकार का मतलब ये है कि भाई चाहे बहुसंख्यक वर्ग हो, अल्पसंख्यक वर्ग हो, वहाँ जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र इत्यादि के आधार पर किसी भी रूप में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को समान रूप में अधिकार दिए जाएंगे। जैसे विधि की दृष्टि में समानता, मतलब कानून का समान संरक्षण होगा, सभी को कानून का समान संरक्षण होगा, सभी को जो है हम ये कहेंगे कि कानून के आधार पर समान समझा जाएगा, जाति, भाषा, धर्म के आधार पर किसी भी रूप में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इन्होंने अपनी इस किताब में लिखी है ये बात। नागरिकता विभिन्न व्यक्तियों के लिए समान अधिकार और कर्तव्य, सबके लिए समान कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। स्वतंत्रताएं और प्रतिबंध, सभी के ऊपर समान स्वतंत्रताएं और प्रतिबंध हैं। किसी भी रूप में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक वर्ग में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी के साथ में शक्तियां और उत्तरदायित्व निर्धारित करती है। क्या शक्तियां और उत्तरदायित्व निर्धारित करती है, मतलब नागरिकता निर्धारित करती है सारी चीज़ें। और जब नागरिकता ये सारी चीज़ें निर्धारित करती है तो वास्तविक रूप में यहाँ किसी भी रूप में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक वर्ग में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब नागरिकता का विचार एक ऐसा विचार है जो कि वास्तविक रूप में यहाँ वर्गों में आपस में संघर्ष कराने के लिए नहीं प्रेरित कर रहा है, बल्कि यहाँ वर्ग सामंजस्य पर बल दिया जाएगा। नागरिकता का विचार एक ऐसा विचार है जिसकी अभिव्यक्ति आगे करूँगा मैं पूर्ण रूप में। तो यहाँ तक ये बात होगी। ये टी.एच. मार्शल अपनी किताब के अंतर्गत ये बातें लिख रहे हैं, आप नोट कीजिएगा। यह एग्जाम में किसी न किसी रूप में पूछ लिया जाता है। अगला बिंदु क्या ले रहे हैं हम, कि व्यक्ति मिलजुल कर अपने साहचर्य मतलब एसोसिएशन, समुदाय साहचर्य की शर्तें तय करते हैं। अर्थात वास्तविक रूप में नागरिकता का उदारवादी सिद्धांत ये कहता है कि व्यक्ति मिलजुल करके एक दूसरे का सहयोग करते हुए अपने साहचर्य एसोसिएशन, अपने साहचर्य की शर्तें तय करते हैं, स्वयं कंडीशंस तय करते हैं। इनके ऊपर बाहर से कोई शर्तें लादी नहीं जाती हैं। कैसे, व्यक्ति मिलजुल कर, ये जो राजनीतिक समुदाय है मिलजुल कर अपने साहचर्य की शर्तें तय करते हैं, यहाँ ऊपर से लादा नहीं जाता है। अब इसी आधार पर इसका दूसरा बिंदु बनता है नागरिकता का विचार समाज की वर्ग विभाजन की विपरीत दिशा में कार्य करता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, नागरिकता का विचार समाज के वर्ग विभाजन की विपरीत दिशा में कार्य करता है। कैसे, क्योंकि नागरिकता का विचार एक ऐसा विचार है जो कि वर्गों को आपस में, मैंने पहले कह दिया कि हम वर्ग संघर्ष की नौबत नहीं लाएगा ये। क्यों, क्योंकि नागरिकता का विचार ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि भी जैसे ही वास्तव में जो ये नागरिकता की बुनियाद है नागरिक अधिकार है, तो लोगों को नागरिक अधिकार सबसे पहले प्रदान किए जाएंगे। तो जब नागरिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं तो मुझे बताइएगा, क्या यहाँ अल्पसंख्यक वर्ग और बहुसंख्यक वर्ग में कोई भेदभाव किया जाएगा? नो, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। चाहे बहुसंख्यक वर्ग हो चाहे अल्पसंख्यक वर्ग हो, वास्तविक रूप में जाति, भाषा, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र इत्यादि के आधार पर किसी भी रूप में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी कानून की दृष्टि में समान होंगे, सभी को कानून का समान संरक्षण मिलेगा, सभी विधि की दृष्टि में समान होंगे। ध्यान दीजिएगा, सभी को वास्तविक रूप में व्यापार व्यवसाय करने की स्वतंत्रता होगी। अगर प्रतिबंध की बात आएगी तो दोनों के ऊपर बराबर प्रतिबंध लगाए जाएंगे, किसी भी रूप में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यहाँ किसी भी रूप में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो वास्तव में ये वर्ग विभाजन की विपरीत दिशा में कार्य करता है। ये वर्गों को विभाजित नहीं कर रहा है, बल्कि वर्गों में सामंजस्य पैदा कर रहा है। यस, बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये सिद्धांत वास्तविक रूप में वर्ग विभाजन की विपरीत दिशा में कार्य करता है। मीन्स यहाँ ये वर्गों में सामंजस्य बिठाने का कार्य कर रहा है, इनको आपस में तोड़ने का काम नहीं कर रहा है, बल्कि जोड़ने का काम करता है। कौन? नागरिकता का विचार। यस, अब यही बात आगे आ जाएगी, दिखेगा। मैंने यहाँ लिखा है सामाजिक वर्ग तो संपत्ति, शिक्षा, अर्थव्यवस्था के ढांचे, ये शिक्षा का स्तर अर्थव्यवस्था के ढांचे के आधार पर व्यक्तियों में विषमता को बढ़ावा देते हैं। अब ध्यान देंगे, मतलब जो ये सामाजिक वर्ग होते हैं ना, जैसे भाई बहुसंख्यक वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्ग है, तो सामाजिक वर्ग तो संपत्ति, शिक्षा का स्तर, अर्थव्यवस्था के ढांचे के आधार पर व्यक्तियों में विषमता को, असमानता को बढ़ावा देते हैं। क्लियर बात है ये तो।
भाई किसी के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है तो उसका सामाजिक स्तर ऊंचा होगा, है, और यदि गरीब है तो सामाजिक स्तर उसका जो है नीचा होगा। तो डेफिनेटली सामाजिक वर्ग तो क्या है, संपत्ति, शिक्षा का स्तर और अर्थव्यवस्था के ढांचे के आधार पर व्यक्तियों में विषमता मतलब असमानता को बढ़ावा देते हैं। लेकिन अब मूल बात ये समझनी, परंतु नागरिकता उन्हें समान हैसियत प्रदान करने को तत्पर रहती है। यहाँ मैंने लिखा है उन्हें समान हैसियत, समान हैसियत मतलब इक्वल स्टेटस, समान हैसियत इक्वल स्टेटस, समान हैसियत प्रदान करने को तत्पर रहता है। कौन? ये जो नागरिकता का विचार है। तो इसमें मूल फर्क क्या है कि भी वास्तव में जो सामाजिक वर्ग है ना, जैसे अल्पसंख्यक वर्ग है, बहुसंख्यक वर्ग है, वो तो क्या है, संपत्ति, शिक्षा और अर्थव्यवस्था के ढांचे के आधार पर व्यक्ति में असमानता को बढ़ावा देते हैं, निश्चित रूप में बढ़ावा देते हैं। लेकिन जो नागरिकता का विचार है, नागरिकता का विचार उन्हें मतलब अल्पसंख्यक वर्ग और बहुसंख्यक वर्ग को, उन्हें मतलब अल्पसंख्यक वर्ग और बहुसंख्यक वर्ग, नागरिकता उन्हें समान हैसियत प्रदान करने को तत्पर होता है। मतलब उन्हें, अर्थात फिर से बोल रहा हूँ, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक वर्ग को समान हैसियत प्रदान करने का तत्पर होता है। मतलब यहाँ अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक वर्ग को जो नागरिक अधिकार दिए जाएंगे, वास्तविक रूप में यहाँ जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र इत्यादि के आधार पर किसी रूप में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उन्हें जो राजनीतिक अधिकार दिए जाएंगे, उन्हें जो सामाजिक अधिकार दिए जाएंगे, किसी भी रूप में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। वास्तविक रूप में उन्हें समान हैसियत प्रदान की जाती है, इक्वल स्टेटस, सबको समान दर्जा दिया जाता है, किसी भी रूप में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। तो इसका तात्पर्य हुआ कि सामाजिक वर्ग तो असमानता को बढ़ावा देते हैं, जबकि नागरिकता का विचार वास्तविक रूप में समानता को बढ़ावा देता है। वास्तविक रूप में चाहे बहुसंख्यक वर्ग हो, अल्पसंख्यक वर्ग हो, सभी को समान हैसियत प्रदान करता है। नागरिकता का विचार ये कहता है चाहे अल्पसंख्यक वर्ग हो चाहे बहुसंख्यक वर्ग हो, सभी कानून की दृष्टि में समान है, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी आधार मीन्स जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, क्षेत्र इत्यादि के आधार पर किसी भी रूप में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जबकि सामाजिक वर्ग भेदभाव की बात करता है, इसलिए ये विषमता को बढ़ावा देता है सामाजिक वर्ग, और नागरिकता का विचार समानता को बढ़ावा देता है। ये सभी लोगों की जो हैसियत होती है वो समान समझता है। ठीक है, इसके बाद में अगला बिंदु लेते हैं हम मार्शल। टी.एच. मार्शल ने ब्रिटेन का उदाहरण देते हुए क्या बताया है, आप नोट कीजिएगा। मार्शल ने ब्रिटेन का उदाहरण देते हुए कहा है कि ब्रिटेन में नागरिकता के विचार का विकास, नोट कीजिएगा, ब्रिटेन में, टी.एच. मार्शल कह रहे हैं अपनी इस पुस्तक के अंतर्गत सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास में, मतलब नागरिकता और सामाजिक वर्ग में, मार्शल क्या कह रहे हैं, टी.एच. मार्शल कह रहे हैं कि ब्रिटेन के अंतर्गत नागरिकता के विचार का विकास क्रमबद्ध रूप में हुआ है। ब्रिटेन में सबसे पहले वास्तविक रूप में नागरिकता के विचार का जो विकास होता है वह नागरिकता के अधिकार से प्रारंभ होता है। किससे? यहाँ जो नागरिकता है या नागरिक अधिकार है, क्या सबसे पहले नागरिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। नागरिक अधिकार देने के बाद में टी.एच. मार्शल कह रहे हैं कि ब्रिटेन के अंतर्गत पहले नागरिक अधिकार दिए गए हैं, उसके बाद में राजनीतिक अधिकार दिए गए हैं। अब नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार में कौन कौन से अधिकार आएंगे, इसके लिए मैंने पिछली वीडियो आपको अपलोड कर दी है, आप उसमें देख सकते हैं। सबसे पहले ब्रिटेन में नागरिक अधिकार दिए गए हैं, जैसे विधि की दृष्टि में सभी समान होंगे, हैं, व्यापार व्यवसाय करने की स्वतंत्रता होगी। तो सबसे पहले ब्रिटेन में नागरिक अधिकार दिए गए। उसके बाद में फिर वहाँ राजनीतिक अधिकार दिए गए, जैसे मत देने की स्वतंत्रता का अधिकार, उम्मीदवार बनने की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, या हम ये कहेंगे राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने का अधिकार दिया गया। मतलब पहले स्तर पर नागरिक अधिकार दिए गए, उसके बाद में राजनीतिक अधिकार दिए गए, और तीसरे स्तर पर ब्रिटेन के अंतर्गत सामाजिक अधिकार दिए गए। और जैसे सामाजिक अधिकार प्रदान कर दिए जाते हैं तो वास्तविक रूप में इसके अंतर्गत बाजार अर्थव्यवस्था का ये दोष लागू नहीं होता है कि भाई कोई व्यक्ति यदि सक्षम नहीं है तो भूखा मर रहा है तो भूखा मर जाने दीजिएगा, नहीं। इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में किसी व्यक्ति का गुजारा यदि अपने वेतन से नहीं हो रहा है तो ऐसी स्थिति में राज्य से वह सहायता करने के लिए अपील कर सकता है, उसका ये हक बन जाता है।
क्या हक बन जाता है कि राज्य हमारी सहायता करें। अर्थात सामाजिक अधिकार जैसे ही व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं तो इसके आधार पर सामाजिक न्याय की स्थापना होती है। और मैं ये कह सकता हूँ कि जब सामाजिक अधिकार दिए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में राज्य का स्वरूप जन कल्याणकारी हो जाता है, लोक कल्याणकारी हो जाता है। क्योंकि जन कल्याण से संबंधित नीतियाँ इस स्तर पर आकर के बनाई जाती हैं। तो टी.एच. मार्शल विशेष रूप में अपनी इस पुस्तक के अंतर्गत कह रहे हैं नागरिकता और सामाजिक वर्ग में कि वास्तव में ब्रिटेन में नागरिकता के विचार का विकास क्रमबद्ध रूप में होता है। फिर से दोहरा रहा हूँ, टी.एच. मार्शल कह रहे हैं कि ब्रिटेन में सबसे पहले नागरिक अधिकार दिए गए हैं, उसके बाद में राजनीतिक अधिकार दिए गए हैं और उसके बाद में सामाजिक अधिकार दिए गए हैं। और जब किसी भी देश के अंतर्गत क्रमबद्ध रूप में ये अधिकार प्रदान किए जाते हैं तो अंतिम जो सामाजिक अधिकार दिए जाते हैं यहाँ जाकर के नागरिकता के विचार का पूर्ण विकास हो जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि ब्रिटेन के अंतर्गत नागरिकता के विचार का पूर्ण विकास हो गया है। जबकि जो साम्यवादी देश है जैसे वर्तमान समय में चीन की हम बात करेंगे तो चीन के अंतर्गत वास्तविक रूप में नागरिकता के विचार का पूरा विकास नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वहाँ वास्तव में सबसे पहले सामाजिक अधिकार दिए गए और सामाजिक अधिकार देने के बाद में वहाँ नागरिक अधिकार और राजनीतिक अधिकारों में कटौती की गई है। भूतपूर्व सोवियत संघ के अंतर्गत भी ऐसा ही किया गया था। तो डेफिनेटली कहा जा सकता है कि भी ब्रिटेन के अंतर्गत नागरिकता के विचार का पूर्ण विकास हो गया। पूर्ण विकास होने के लिए क्रमबद्धता जरूरी है। पहले नागरिक अधिकार दिए जाएं, उसके बाद में राजनीतिक अधिकार दिए जाएं और उसके बाद में सामाजिक अधिकार दिए जाएं। टी.एच. मार्शल कह रहे हैं कि ब्रिटेन के अंतर्गत नागरिकता के विचार का विकास इसी क्रम से हुआ है। तो इस बिंदु का ये भावार्थ होगा। मैंने केवल यहाँ इतना लिखा, ब्रिटेन को उदाहरण देते हुए क्रमश है। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं सारी बातें। इसके बाद में अगली बात ले रहे हैं हम, अगला बिंदु, नागरिकता समुदाय की साझी विरासत में हिस्सा दिलाती है। अब ध्यान देंगे, नागरिकता समुदाय की साझी विरासत में हिस्सा दिलाती है। नागरिकता समुदाय जो राज्य है, राजनीतिक समुदाय मैंने यहाँ नोट भी कर दिया है, क्या समुदाय की साझी विरासत में हिस्सा दिलाती है। क्यों दिलाती है? क्योंकि वास्तविक रूप में नागरिकता की परिभाषा यही है। क्या परिभाषा है नागरिकता की? कि नागरिकता वास्तविक रूप में वह सामाजिक स्थिति है जिसके अंतर्गत व्यक्ति किसी राजनीतिक समुदाय का पूर्ण सदस्य बन जाता है और उसके प्रति उत्तरदायी हो जाता है। तो पूर्ण सदस्य तो बन गया। अब पूर्ण सदस्य बन गया तो वास्तविक रूप में नागरिकता समुदाय की साझी विरासत में हिस्सा दिलाती है। इसका ये पूर्ण सदस्य है, इसके प्रति उत्तरदायी है, सार्वजनिक जीवन में भाग लेता है ये। ठीक है, तो नागरिकता समुदाय की साझी विरासत में हिस्सा दिलाती है, अतः लोग उस समुदाय के प्रति निष्ठा से बंध जाते हैं। क्या? अब जब ये वास्तव में इसकी साझी विरासत में हिस्सा दिला देता है, क्योंकि नागरिकता का मतलब ही ये होता है कि भाई राजनीतिक समुदाय या राज्य के प्रति वह पूर्ण रूप में उत्तरदायी है, उसका पूर्ण सदस्य बन गया और पूर्ण सदस्य बन गया तो वास्तव में उसकी विरासत में हिस्सा मिल गया इसको। और जैसे हिस्सा मिल जाता है तो लोग उस समुदाय के प्रति निष्ठा से बंध जाते हैं। यहाँ इसके प्रति ये निष्ठावान हो जाते हैं, इसके प्रति ये निष्ठावान हो जाते हैं। और इसके प्रति निष्ठावान है तो बदले में राज्य इनको व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करेगा डेफिनेटली। ठीक है, इसके बाद में फिर मैंने लिखा है यह नागरिकता के कर्तव्य पक्ष को सुदृढ़ करता है। क्या? ये है मतलब जब वह उस समुदाय के व्यक्ति समुदाय, राजनीतिक समुदाय, राज्य के प्रति वास्तविक रूप में निष्ठा से बंध जाता है तो नागरिकता के कर्तव्य पक्ष को यह सुदृढ़ करता है। अर्थात जब ये इसके प्रति निष्ठा से बंध जाता है तो वास्तविक रूप में व्यक्तियों की कर्तव्य निर्धारित कर देता है। इसलिए मैंने लिखा है ये नागरिकता के कर्तव्य पक्ष को सुदृढ़ करता है। क्लियर? तो ये तीनों बातें आप नोट कीजिएगा इसके अंतर्गत। इसके बाद में नागरिकता का जो उदारवादी सिद्धांत है इसमें कुछ कमियां भी हैं, मैंने यहाँ नोट किया है आलोचना। नोट कीजिएगा। वैसे मैं इन पांचों सिद्धांतों के ऊपर जब मैं ये पांचों सिद्धांत समझा दूंगा, अंत में इन पांचों के लिए मैं एक सारणी बनाकर आपको दूंगा जिसके आधार पर आप पांचों ही सिद्धांतों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं और उसमें सभी बातें आ जाएंगी। फिर चाहे एग्जाम में किसी भी रूप में कैसा भी प्रश्न पूछा जाए आपका आंसर गलत नहीं हो सकेगा, पर ये स्टूडेंट समझना जरूरी है। अब आलोचना क्या है भाई? इस सिद्धांत की मुख्य कमी क्या है? ध्यान दें, मैंने यहाँ नोट किया है ज़्यादा आशावादी है। मतलब ये जो नागरिकता को उदारवादी सिद्धांत है ये सीमा से ज़्यादा आशावादी है। क्यों है? क्योंकि ये कहता है कि भाई सबसे पहले नागरिक अधिकार दिए जाते हैं, मतलब नागरिकता का जो विचार है उसका विकास क्रमबद्ध रूप में होता है। कैसे होता है? सबसे पहले
नागरिक अधिकार प्रदान किए जाएंगे, उसके बाद में राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाएंगे और फिर सामाजिक अधिकार प्रदान किए जाएंगे। और सामाजिक अधिकार जैसे प्रदान किए जाते हैं तो वहाँ सामाजिक न्याय की स्थापना हो जाती है तीसरे स्तर पर। लेकिन जब सामाजिक न्याय की स्थापना होती है तो वास्तविक रूप में यहाँ संसाधनों का पुनर्वितरण करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों के ऊपर टैक्स लगाना पड़ता है, कर लगाना पड़ता है, जिससे कि दूसरे लोगों की सहायता की जा सके। और जब कर लगाया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में कहीं ऐसा तो ना हो जिनके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, कर लगाया जा रहा है, उनको किसी रूप में क्लेश हो रहा हो, दुख हो रहा हो, तो इसका विशेष ध्यान रखना है। तो आलोचकों ने यह कहा है कि सीमा से ज़्यादा आशावादी है। इसके अंतर्गत ध्यान रखा जाना चाहिए कि कुछ लोगों की सहायता के लिए अन्य लोगों के ऊपर जो टैक्स लगाया जा रहा है, कर लगाया जा रहा है, उससे उन लोगों को जो है परेशानी नहीं आनी चाहिए, उनको कोई क्लेश नहीं होना चाहिए, उनको कोई दुख या पीड़ा नहीं होनी चाहिए। यदि उनको दुख या पीड़ा हो रही है तो डेफिनेटली कहा जा सकता है क्या कि फिर एक पक्ष को फायदा देने के लिए दूसरे पक्ष को पीड़ा पहुंचाई जा रही है, जो कि उचित नहीं है, जो कि सामाजिक न्याय की श्रेणी में नहीं आएगा। ये इन आलोचकों का कहना है। तो मैंने यहाँ नोट किया है, ये ज़्यादा आशावादी है। इसके बाद में नोट किया है सामाजिक अधिकारों की व्यवस्था के लिए, सामाजिक अधिकारों की व्यवस्था के लिए, क्योंकि नागरिकता को उदारवादी सिद्धांत यही तो कह रहा है कि सबसे पहले नागरिक अधिकार दिए जाएंगे, फिर राजनीतिक अधिकार दिए जाएंगे और तीसरे स्तर पर सामाजिक अधिकार दिए जाएंगे। लेकिन सामाजिक अधिकारों की व्यवस्था के लिए सामाजिक संसाधनों का पुनर्वितरण किया जाता है, डेफिनेटली किया जाएगा। भाई सामाजिक अधिकार तभी तो प्रदान किए जाएंगे, कब? जबकि वास्तविक रूप में समाज का कल्याण हो, लोक कल्याण संबंधित नीतियां बनाई जाएं, और ऐसी नीतियां बनाई जाएंगी। धन चाहेगा तो फिर जो बहुत ज़्यादा धनवान होते हैं, संपत्तिशाली, तो उनके ऊपर कर लगाना पड़ेगा, टैक्स लगाना पड़ेगा। तभी तो जो गरीब वर्ग है उन लोगों के लिए नीतियां बनाई जाएंगी, उनका कल्याण किया जाएगा। तो फिर सामाजिक अधिकारों की व्यवस्था के लिए सामाजिक संसाधनों का पुनर्वितरण किया जाता है। मतलब कुछ लोगों को सहायता देने के लिए अन्य लोगों के ऊपर कर लगाया जाएगा। अब जब ये कर लगाया जाएगा तो उससे उन लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्लेश नहीं होना चाहिए। अर्थात सामाजिक सद्भावना की स्थापना के लिए इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि कुछ लोगों को सहायता देने के लिए अन्य लोगों के ऊपर जो कर लगाया जा रहा है, उस कर से उन लोगों को जो है परेशानी नहीं होनी चाहिए, उनको पीड़ा नहीं होनी चाहिए, किसी भी रूप में उनको क्लेश नहीं मिलना चाहिए। मैं ये कह सकता हूँ कि उनके ऊपर कर इस रूप में लगाया जाना चाहिए जिस प्रकार से एक मधुमक्खी होती है, वह वास्तविक रूप में फूलों से जो है रस चूस करके लाती है और उससे शहद का निर्माण करती है, परंतु फूलों को किसी भी रूप में कोई नुकसान नहीं होता है, फूल मुरझाते नहीं है। फूलों से रस भी ले लिया जाता है और रस से शहद का निर्माण कर दिया जाता है, परंतु फूल मुरझाते नहीं है। तो इसी प्रकार से वास्तविक रूप में शासकों को ये ध्यान रखना चाहिए, पूरी दुनिया की बात बोल रहा हूँ मैं, शासकों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जनता के ऊपर कर इस रूप में लगाया जाए जिससे कि उनको किसी भी रूप में पीड़ा ना हो। मतलब जैसे कि मधुमक्खी फूलों से रस चूसती है, फूल मुरझाता नहीं, वैसे भी शासक को जो है जो कुछ लोग हैं उनसे जो कर लिया जा रहा है, कर इस रूप में लिया जाए कि भाई वो मुरझाएं नहीं, वो जो है कमज़ोर ना पड़े, वो निराशावादी ना बन जाएं। इस बात को विशेष ध्यान में रखना है। तो सामाजिक संसाधनों का पुनर्वितरण किया जाता है। फिर क्या लिखा मैंने, कुछ लोगों पर कर लगाकर दूसरों को लाभ पहुंचाना जाता है। क्या? कुछ लोगों पर कर लगाकर दूसरों को लाभ पहुंचाया जाता है। ये आलोचकों का कहना है कि यहाँ पर कुछ लोगों पर कर लगाया जाता है और वह कर इकट्ठा कर करके और फिर दूसरे लोगों को लाभ पहुंचाया जाता है। तो आलोचकों का कहना है कि कुछ लोगों के ऊपर जो कर लगाया जा रहा है, इसमें विशेष ध्यान ये रखना है कि कर इस रूप में लगा जाए कि उनको पीड़ा ना हो, परेशानी ना हो। क्यों? क्योंकि सामाजिक अधिकार जब प्रदान किए जाएंगे तो इसके अंतर्गत कुछ लोगों पर कर लगाना पड़ेगा, संपत्ति की आवश्यकता पड़ेगी। और यहाँ ये सिद्धांत विशेषकर इसी कमी की ओर इंगित कर रहा है कि यहाँ कुछ लोगों पर जब कर लगाया जाता है तो इससे उनको नुकसान होता है। और ये बात ध्यान में देने की है कि भाई अगर समाज में सद्भावना की स्थापना करनी है तो कुछ लोगों के ऊपर जो टैक्स लगाया जा रहा है, कर लगाया जा रहा है, वह इस रूप में लगाया जाए कि इनको कोई परेशानी नहीं हो। अतः इस आधार पर भी इसकी आलोचना की जाती है क्या, कि कुछ लोगों पर कर लगा करके दूसरों को लाभ पहुंचाया जाता है, जो कि उचित नहीं है। ये आलोचक कह रहे हैं इस सिद्धांत के बारे में। क्लियर? तो ये आप नोट कीजिएगा कि किस रूप में या किस आधार पर नागरिकता का जो उदारवादी सिद्धांत इसकी आलोचना की जाती है, इसमें क्या कमी है। ये कमी को मैंने उदाहरण दे करके ठीक से समझा दिया है। फिर से कह रहा हूँ, इसका मतलब सीधा सा भावार्थ ये है कि भाई लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, क्योंकि सामाजिक अधिकार तभी तो प्रदान किए जाएंगे। और जब सामाजिक अधिकार प्रदान कर दिए जाते हैं तो संपत्ति की आवश्यकता होती है, संपत्ति की आवश्यकता होती है तो फिर कुछ लोगों के ऊपर कर लगाना पड़ता है, और कुछ लोगों के ऊपर जब कर लगाया जाता है तो आलोचक कह रहे हैं कि भाई इससे उनको पीड़ा होगी,
तो इस सिद्धांत का कहना है कि ठीक है उनके ऊपर कर तो लगाओ, लेकिन समाज में सद्भावना की स्थापना हो ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि जिन लोगों के ऊपर कर लगाया जाए उनको भी कोई ज़्यादा पीड़ा नहीं हो, परेशानी नहीं हो। जैसे कि मधुमक्खी फूलों से रस चूस लेती है और उसे शहद का निर्माण कर देती है और फूल को किसी भी रूप में कोई नुकसान नहीं होता है। ऐसे ही शासक को, शासकों को, राष्ट्राध्यक्षों को, राज्याध्यक्षों को इस रूप में कर लगाया जाना चाहिए जिससे कि किसी को भी कोई पीड़ा, क्लेश या दुख ना पहुँचे। यह बात विशेष ध्यान में रखनी चाहिए, तो फिर इस सिद्धांत की सार्थकता सिद्ध होती है। अन्यथा फिर ये कमी तो मान्य है, इसको मानना ही पड़ेगा। ये हो गया आपका नागरिकता का उदारवादी सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? उदारवादी सिद्धांत। किसका? नागरिकता का उदारवादी सिद्धांत। अब इसमें किसी भी रूप में आपसे एग्जाम प्रश्न पूछा जाए, ये स्टूडेंट्स आपका आंसर गलत नहीं हो सकता। तो आशा करता हूँ आप इस सिद्धांत को ठीक से समझ गए होंगे। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच।